running catch. And that's out. Yes, it's all over this time. Spurs in good side. दोस्तों, आज मैं एक अपना पर्सनल जो मेरा एक एक्सपीरियंस है इंटरव्यू के टाइम में, मैं वो आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आएगा और उसमें फिर जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके इंटरव्यू के लिए, जैसे प्रशासनिक सेवा जो होती है उसके इंटरव्यू की तैयारी के लिए, उसमें एक कॉलम हॉबी का होता है। एक बार मेरा इंटरव्यू जो मुझे याद है डेट 96 ईयर के अंदर, और 16 मार्च को मेरा इंटरव्यू इलाहाबाद कमीशन में था। और मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो शुरुआत जनरल थी कि बायोडाटा वगैरह से उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो तो नॉर्मल थे। लेकिन फिर जैसे क्वेश्चन इंटरव्यू आगे बढ़ने लगा, इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे कि जो 3 गवर्नर थे, रेड्डी गवर्नर यूपी के कौन कौन से रहे हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, जबकि मेरा बैकग्राउंड बॉटनी जियोलॉजी का था, वो भी क्वेश्चन मैंने थोड़े से ठीक बता दिया। उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे, वो मुझसे अच्छे नहीं बताए गए। तो बीच में जो इंटरव्यू चल रहा था वो ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद वो अब ये कहने वाले कि ठीक है आप जा सकते हो, आपका इंटरव्यू हो गया। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने होप जब वो देखा बायोडाटा में, तो वो कॉलम जो था हॉबी का था। तो उन्होंने, एक मेंबर ने कहा, अच्छा आप जो हैं, आपका जो हॉबी क्रिकेट है, आप क्रिकेट खेलते हैं या? मैंने कहा सर मुझे क्रिकेट खेलने के अलावा क्रिकेट देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं 9-10 तक क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन क्रिकेट खेलना फिर मेरी ज़्यादा अच्छी हॉबी नहीं रही है। लेकिन एज ए हॉबी मैच देखना, उसके बारे में नॉलेज रखना, ये मेरी एक हॉबी है। तो उन्होंने फिर ये कहा कि आपकी जो हॉबी है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से डिस्ट्रक्टिव टाइप की हॉबी है, क्योंकि जिस दिन आपके मैच होते हैं उस दिन कॉलेज में अटेंडेंस नहीं होती, ऑफिस में काम नहीं होता, और क्रिकेट को लेकर के बड़ा लोग परेशान है कि पूरा दिन टीवी से कमेंट्री सुनते रहते हैं, रेडियो पे कमेंट्री सुनते रहते हैं, टीवी में मैच देखते रहते हैं और कोई काम नहीं करते। हम पूरे दिन आलसी की तरह मैच देखते रहते हैं। ये उनके स्टेटमेंट थे इंटरव्यू के लिए। तो बड़ा एकदम से मैं सोच नहीं सकता था कि हॉबी के बारे में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं सोच रहा था कि शायद वो मुझसे रिकॉर्ड के बारे में पूछेंगे, प्लेयर्स के नाम पूछ लेंगे, बॉल क्रिकेट का जो है बैट का साइज़ क्या होता है, विकेट का साइज़ क्या होता है, कितनी तरह से बैट्समैन आउट होता है, ये सब चीज़ छोड़ करके उन्होंने मुझसे एक साइको एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया। तो आंसर कुछ कभी सोचा नहीं था कि आंसर बनेगा, लेकिन सबकॉन्शियस में कुछ ऐसा होता है कि आपका वो आंसर बना देता है। तो मैंने कहा कि सर जो बात ठीक है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हॉबी है, और कई बार बहुत ही ज़्यादा ये अनइकोनॉमिक हो जाती है कि हम पूरा टाइम इसी में लगा देते हैं, हमारा वर्क भी सफ़र होता है। लेकिन दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के टाइम में पर्टिकुलरली, और बहुत से मैचेस होते हैं, उसमें नेशनल्स की फीलिंग भी आती है हमारे अंदर। हम ये भूल जाते हैं कि तेंदुलकर किस रीजन से खेल रहा है, अजरुद्दीन किस रिलीजन से है, मैच कौन सी जगह पर हो रहा है, हमें होम ग्राउंड लगने लगता है, और सिर्फ हम उस समय इंडिया के ऊपर फोकस होते हैं, इंडिया के लिए रन बनते हैं, इंडिया के लिए विकेट लेते हैं, इंडियन टीम पे फोकस करते हैं। तो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ये होता है क्रिकेट का, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि, और ये भी होता है कि जब हम मैच जीत आते हैं तो उस समय हम और भी ज़्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं ऑफिस में जाकर के, और हम पूरी पेंडेंसी को भी निपटा देते हैं। कई बार हम मिठाई भी बांटते हैं ऑफिस में जाकर के, और हमें ऐसा लगता है कि हमने ही मैच खुद खेला है और हम ही जीत गए। तो इतनी ज़्यादा एक इन्वॉल्वमेंट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट के साथ आ जाती है हमारी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूँ कि ये है। और फिर मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया था कि 1911 में एक बार फुटबॉल का मैच इंडियन क्लब जीता था। तो उस समय लोगों के अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि वो सोचते थे कि हमने ब्रिटिश को ही हरा दिया पूरा। तो वो इसलिए आज भी फुटबॉल जो है बंगाल के अंदर काफ़ी फेमस है। वो उसी माउंटेन के साथ उसको लेते हैं कि हमने एक फॉरेन रूल को डिफीट किया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी मैंने थोड़ा रेफरेंस दिया था उस समय।
तो मैं यूट्यूब बोर्ड के एक मेंबर थे, उनके ऊपर बड़ा अच्छा, जैसे कोई ब्लैक एंड वाइट मूवी से कलर्ड मूवी आती है, मैं उसको देख रहा था कि कैसे एकदम से फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। तो मैं समझ रहा था कि शायद कुछ अब गेन होने वाली पोजीशन में हो सकता है, कि जो एक सडनली इंटरव्यू बड़ा वेग जा रहा था, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था उस इंटरव्यू से, और मैं सोच रहा था कि शायद मुझे 50-60 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो सडनली वो इंटरव्यू अब कुछ इल्डिंग स्टेज में चलता जा रहा था उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर उन्होंने ये पूछा कि ठीक है, आपका नेशनलिज्म वाली बात ठीक है, लेकिन जो सेमीफाइनल में फिर क्या हुआ, कि सेमीफाइनल में इंडिया और श्रीलंका का मैच था 96 वर्ल्ड कप में। उस समय क्या हुआ था कि इंडिया की टीम अच्छा खेल रही थी, और सडनली 90 रन के बाद और 120 रन के बीच में 8 विकेट खो गई हमने। उस समय क्राउड ने बॉटल फेंकनी शुरू कर दी। श्रीलंका की टीम फील्डिंग थी, उसके ऊपर भी कुछ बॉटल पड़ी हैं, और फिर बाद में वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सन्स आए, मैदान खाली कराया गया, और वो मैच पूरा नहीं हुआ। और फिर बाद में जो क्लाइव लॉयड थे वेस्ट इंडीज़ के, जो 83 में वो कप्तान थे जिस टीम को इंडिया ने हराया था, उन्होंने और फिर पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम थी, उन्होंने डिसीजन लिया कि श्रीलंका की टीम को बाय डिफॉल्ट घोषित किया जाता है। और उसमें मुझे याद है कि विनोद कांबली बहुत रोए भी थे जब आते हुए उसके अंदर। तो वो कह रहे थे कि उस समय नेशनलिस्ट की फीलिंग कहाँ थी। तो ये भी बड़ा एकदम से क्रिकेट में सेंस में बीमर था, ये क्वेश्चन तो नहीं था ये, और इसका भी रिप्लाई बड़ा एकदम से सबकॉन्शियस से हुआ। वो मुझे नहीं पता कि वो क्या हो रहा था उस समय। तो मैंने फिर एक जो रिप्लाई दिया वो ये था कि उसमें कि वास्तव में ये एक ह्यूमिलिएशन है नेशनल्स के फीलिंग के साथ, लेकिन क्योंकि हम मैच बंगाल में खेल रहे हैं, कलकत्ता में खेल रहे हैं, और कलकत्ता के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर जो नेशनलिस्ट और इंटरनेशनलिस्ट के अंदर डिफरेंस रखते थे, और उनका ये मानना था कि हमें जो है वो ज़्यादा इंटरनेशनलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि नेशनलिस्ट की फीलिंग कई बार क्या होती है, वो कहीं स्ट्रगल को लीड कर सकती है। एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के साथ कहीं ना कहीं एक टसल में आ सकता है, ईगो आ सकती है उसमें, तो हमें इंटरनेशनल होना चाहिए था। तो मैंने ये रिप्लाई किया कि हमें इंटरनेशनलिस्ट की अप्रोच लगानी चाहिए थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करना चाहिए था वहाँ के लोगों को। और फिर भी जो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि ये जो हुआ है ये भी नेशनलिस्ट की फीलिंग के जो ब्रोक डाउन होने की वजह से हुआ है, कि हमारी जो नेशनल फीलिंग थी, जो लोग ये सोच रहे थे कि हम वो जश्न मनाएंगे, नेशनल डे होगा हमारा पूरा, हम एंजॉय करेंगे इंडिया की टीम को, तो वो चीज़ उनके कॉन्सेप्ट टूटते नजर आ रहे थे। वो जब भी कोई कॉन्सेप्ट टूटता है तो बहुत पेनफुल होता है, आदमी डिस्ट्रेस में चला जाता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक हमें इंटरनेशनली सोचना चाहिए था। और हमें थोड़ा सा, जो हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में मैच होते हैं तो वहाँ का जो क्राउड होता है वो हर चीज़ को अप्रिशिएट करता है। हमारा क्राउड जो सेंटिमेंटल हो जाता है, कि सपोज कीजिए हमारा कोई बहुत अच्छा बैट्समैन वो आते ही आउट, शुरू में ही पहली गेंद पे आउट हो गया, तो एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा। जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के और इवन वेस्ट इंडीज़ के यहाँ भी क्राउड एंजॉय करता है, वो उस बॉलर को शाबाशी देते हैं जिसने उसका विकेट लिया, कि वो वास्तव में अच्छा बॉलर होगा जिसने अच्छे बैट्समैन को आउट करा, तो वो अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ जो क्लैपिंग होती है वो या तो 50 बनने में या 100 बनने में अपोजिशन टीम के, और अपने लिए हम हर चीज़ पे वो करते हैं। तो वो एक थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज है। लेकिन क्राउड का जो ये वो हुआ है, ये मिसबिहेव है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जो उनका नेशनलिज्म का वो जो फीलिंग थी वो शेटर्ड हुई है, इस वजह से हुआ है। और फिर बाद में क्राउड ने माफ़ी मांगी। तो मैंने एक और भी एपिसोड वो किया था, कि मुझे याद है कि 85 में मई के अंदर एक जुवेंटस लिवरपूल का मैच हो रहा था यूरोप में फुटबॉल का। तो वहाँ पर मैच शुरू होने से पहले ब्रिटिश फुटबॉलर्स जो थे उनके कुछ स्टैम्पेड करा वहाँ पर, और कई लोग वहाँ पे मरे हैं। उसके बाद मैच शुरू हुआ, मैदान में शायद खाली कराया गया या क्राउड को कैसे किया गया, वो मैच शुरू हुआ और वो मैच दोबारा खेला गया, उसमें जुवेंटस जीता है। तो उस तरह से मैच को लिया जा सकता है कि क्राउड को इतना बड़ा फैक्टर मैच डिसाइडर नहीं बनाना चाहिए। क्राउड ठीक है, क्योंकि क्राउड में हमारा वो भी क्राउड था जो टीवी पे देख रहा था, उसने की तो कोई कमी नहीं थी। हमें उस क्राउड को भी सोचना चाहिए था। यदि हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, इतना बड़ा ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो उन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए था कि वो क्या सोचेंगे।
और मुझे याद है कि एक बार 1983 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के साथ पहला मैच जो इंडिया का था वो बारिश की वजह से अगले दिन कंप्लीट हुआ था, जिसमें इंडिया जीत गया था। 83 वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले इंडिया ने, जिसमें से 2 जीता है और एक मैच वो दूसरा जो लीग मैच था वो हार गया था वेस्ट इंडीज से फाइनल, और पहला मैच वो इंडिया जीता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए था कि क्राउड के बिना भी मैच हो सकते हैं, जैसे आजकल चल रहा है। कोरोना की वजह से बहुत सारे स्टेडियम में क्राउड नहीं होता, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो पहले से हो सकता था। और उसमें फिर मैंने ये आंसर दिया कि क्राउड को इतना बड़ा फैक्टर नहीं बनना चाहिए, तो क्राउड ने माफी मांगी उसमें। ये मैच डिले हो सकता था या नेक्स्ट डे उसी जगह से जहां से हॉल्ट हुआ वहां से कंटिन्यू हो सकता था, और चांसेस थे इसमें, क्योंकि 83 वर्ल्ड कप में जब जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था तो मुझे याद है, क्योंकि मैं 83 वर्ल्ड कप मैंने अच्छी तरह से उसमें सुना है, और उस समय इंडिया टीम जीती है, हम बड़े खुश थे उसमें पूरे। मुझे याद है कि जब इंडिया मैच जीती तो पूरी मुजफ्फरनगर की गली जो है वो बस ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली आज ही बनी हो रात को उसके अंदर। तो खैर उसमें ये जो आंसर उसमें था कि हमें कम से कम मैच को दोबारा से कराना चाहिए था, यदि मेरी पर्सनल ओपिनियन होती। यदि मैं ऑर्गेनाइजर होता तो मैच को मैं दोबारा कराता, अनटिल अनलेस लास्ट बॉल क्रिकेट की वो डिसाइड करे कि मैच क्या होगा। क्राउड को इतना बड़ा फैक्टर नहीं बनाना चाहिए जहां तक स्पोर्ट्स की बात है। और एडमिनिस्ट्रेशन वो है कि जो स्पोर्ट्स को कंप्लीट करा दे या किसी भी एक्टिविटी को होल्ड मिनिमम करे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि किस वो जो मोटिव है उसका, यदि मैच है तो मैच का रिजल्ट मोटिव होता है, फाइनल स्टेज तक मैच होना चाहिए, उसका रिजल्ट चाहे टाई हो चाहे ड्रॉ हो कुछ भी हो, हमें उस पर जाना चाहिए था। और वर्ल्ड कप जैसे उसमें तो कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं होना चाहिए। इवन बारिश में भी मैच नहीं रुक जाए तो उसको कभी भी कंप्लीट कराए तो वर्ल्ड चैंपियन तक भी बनता है। तो मैंने कहा मेरे पर्सनल पॉइंट व्यू से इस मैच को दोबारा होना चाहिए। तो हो सकता है कि 1983 का वर्ल्ड कप रिपीटिशन हो जाता, जिसमें कपिल देव ने 78 पे 8 विकेट गिर चुके थे, 17 पे 5 विकेट गिर चुके थे, हमारे टॉप बैट्समैन आउट हो चुके थे, और उसके बाद भी कपिल देव ने ऐसा स्कोर बनाया कि 175 का खुद का स्कोर और टीम का स्कोर शायद 250 के अराउंड था, जिसपे जिम्बाब्वे टीम हार चुकी थी। तो वो नहीं होता तो इंडिया वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनता, अगले स्टेज में नहीं पहुंचता। और हो सकता था क्योंकि कामली बैटिंग कर रहे थे उस टाइम, कामली एक अच्छा बैट्समैन था। और यदि हम, मुझे याद है कि इंडिया इतनी अच्छी पोजीशन में था कि जब तेंदुलकर आउट हुआ, वो वास्तव में इतनी शानदार गेंद थी कि तेंदुलकर थोड़ा सा बाहर निकला और वो क्रीज में पैर था उसका, मुझे अच्छी तरह से याद है उसमें अंदर कि क्रीज में पैर था, उसका सडनली रिफ्लेक्स हुआ और क्रीज से पैर बाहर हो गया, और इस बीच में गेंद जो है वो विकेट कीपर के हाथ में गई और विकेट कीपर ने स्टंप उड़ा दिए। तो इतना मतलब कि दोनों तरफ से रिफ्लेक्स था। तो उसमें जो एक वो कहना चाहिए कि विकेट कीपर को पूरे नंबर मिलने चाहिए उसमें, उस कैच के अंदर कितना शार्प स्टंपिंग था वो, कि एक भी सेकंड का मौका मिल जाता तो वो पैर वापस कर लेता। तो कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी थी उस समय मुझे लगा। और उसके बाद जो डिपेगल हुआ कि एक के बाद एक विकेट करते चले गए, तो उसके अंदर हमारा नेशनलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो एकदम से हम होपलेस हो गया क्राउड एक्चुअल में वो। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि जब भी मैचेस होते हैं हमारे एक साइकोलॉजिकल ओपिनियन भी होनी चाहिए कि जो डिस्ट्रेस में आदमी आ सकता है तो पहले से एकदम से उसकी एक एजुकेशन होनी चाहिए। वैसे तो क्रिकेट के अंदर आईपीएल हुआ है और बहुत सारे वो उसमें हैं, तो अब हम हैबिचुअल हो चुके हैं, अब हम एडेप्ट हो जाते हैं कि ठीक है हम आगे भी खेलेंगे। और हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल जो टीम है बहुत से खिलाड़ियों को हम अब रिकॉग्नाइज करने लगे। खैर तो वो ये उस टाइम की बात थी, तो वो थोड़ा सा इंटरव्यू में सेटिस्फाइड हुए इसमें। तो फिर उन्होंने पूछा था कि केनिया की टीम के कप्तान कौन थे, ओडोम्बे थे उसमें। मैंने ईपी ओडोम्बे बताया तो कह लेगा नहीं दूसरा है, तो मैंने कहा सर 2 ओडोम्बे है, इसमें मैं गैस नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने पूछा कि इस मैच के बारे में क्या आपका वो है, आप इसको एक जर्नलिस्ट होंगे तो आप कैसे करेंगे इसमें। तो उसके अंदर तो मैंने यही ओपिनियन दिया कि सर इसमें ये जो चीज़ मुझे मिली है वो ये है कि एक स्टेप आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। 83 वर्ल्ड कप में कपिल देव ने जो कैच लिया है वो बाई चांस उसकी सेंटीमीटर में भी पोजीशन इधर उधर होती तो बॉल स्लिप नहीं हो जाती, वो कैच नहीं लिया जाता। तो और जितना डिफिकल्ट कैच वो उस टाइम लिया था कपिल देव ने, तो उससे इंडिया की डेस्टिनी तैयार हो गई थी कि इंडिया विल विन। उसके बाद विकेट गिरते चले गए
और सडनली जो क्रिकेट ने खेला है, ना इंडिया ने खेला ना वेस्ट इंडीज ने खेला है, क्रिकेट प्लेड दैट थिंग। और इंडिया वाले उसके अंदर क्या हुआ कि तेंदुलकर का जो विकेट गिरा उससे क्या हुआ कि वो जो पॉइंट था वो जो कहते हैं ना तिल का ताड़ बनता चला गया उसमें। यही मेरे सेंटेंस थे कि वो जो छोटा सा वो था उनको श्रीलंका को अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई, और इंडिया का जो है डाउनफॉल का जो एक पिन लगा वो एक्सपेंड होता चला गया, उसको बेनिफिट मिलता चला गया और इंडिया वापस चलता चला गया। तो वो बहुत एकदम से चेहरे पे जो लगता है कि इंटरव्यू का वो लग रहा था कि ठीक है अब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया कि फाइनल कौन जीतेगा, क्योंकि 17 मार्च को फाइनल था और 16 मार्च की 96 की ये इंटरव्यू था मेरा। तो मैंने रिप्लाई दिया कि सर जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो उन्होंने कहा कि आप नेशनलिस्ट की बात कर रहे थे तो श्रीलंका की टीम जीतनी चाहिए, इसमें एशियन की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा सर ऑस्ट्रेलेशिया भी है। ऑस्ट्रेलेशिया कप जो है वो शारजा में हुआ था, उसमें सभी जानते हैं कि जिसमें चेतन शर्मा की गेंद पे सिक्सर लगा था, वियादाद ने लगाया था, तो वो ऑस्ट्रेलेशिया कप था। तो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच, ऑस्ट्रेलेशियन अप्रोच भी है और इंडियन ओशियनिया भी अप्रोच है। तो ग्लोबलाइजेशन में है कि जो जीतेगा वो हो जाएगा, वो जो अच्छा खेलेगी, जो टीम अच्छे कैच लेगी, जो डिसीजन पॉइंट से अच्छा वो करेगी। क्योंकि मुझे याद है कि 83 वर्ल्ड कप में जब 183 पे इंडिया की टीम आउट हो गई थी, तो हम सभी पूरा, क्योंकि घर स्टेडियम बना हुआ था उसमें और छुट्टी थी गर्मियों की, तो कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं थी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या होना चाहिए कि सेमीफाइनल भी जीत चुकी, फाइनल में जाकर के और हार जाते तो, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम थी तो थोड़ा सा इतना दुख नहीं होता, लेकिन इंडिया इस स्टेज में जीत जाए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए था। और क्योंकि हम पहली बार मैच से जुड़े थे तो बड़ा इंतजाम होता था, हम तो क्लैपिंग करते थे पूरे उसमें, और शोर इतना बजता था कि पूरी गली में जो विकेट गिरता था तो पूरी गली में क्राउड के शोर आता था, घरों के जो टीवी का होता, आउट आउट ऐसे बोलते थे, रात को अंधेरे में भी आवाज आती थी कई बार। तो खैर उसमें ये हुआ कि जो जो अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी इसमें। तो उसमें ये था कि जो एक ये हो सकता है कि यदि श्रीलंका जीती तो श्रीलंका जीतने में एक सीरीज बनती है कि एशिया की तीनों जो टेस्ट प्लेइंग टीम है वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी। और मैं शुरू से ये डिस्कस करता था कि ये जो टीम बन रही है वो एक सीरीज, लॉजिकल जो सीरीज बन सकती है वो ये है कि इस बार मौका मिल जाए कि एशिया की तीनों टीम जो है वो चैंपियन बन जाए। ये मेरा प्रिडिक्शन थोड़ा सा वर्ल्ड कप से पहले था कि श्रीलंका जो पहला मैच खेली थी उसके बाद था कि ये एक लॉजिकल ऑब्जेक्टिव है कि हो सकता है, वैसे तो कुछ भी बन सकता है इसमें। और यदि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी, क्योंकि मुझे याद है कि 87 वर्ल्ड कप में एलन बॉर्डर ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को बनाया है, वो क्योंकि बहुत डिमोलाइजेशन स्टेज से हो रही थी, किम ह्यूज थे, वो बार बार डिफीट हो रहे थे, वेस्ट इंडीज उसको लगातार 10 मैच में हरा रहा था। तो उसके बाद जब एलन बॉर्डर ने उसकी कैप्टनशिप ली तो वास्तव में उसने ऑस्ट्रेलियन की टीम को बिल्डअप किया, जो उसकी ऑस्ट्रेलिया का जो टीम होता था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसके ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी को मैं अप्रिशिएट करूंगा। यदि ऑस्ट्रेलियन टीम जीतती है और श्रीलंकन टीम जीतती है तो एशियन है कि मेरा दूसरा जो लॉजिकल ऑब्जेक्टिव वो पूरा होता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में क्योंकि मैं आ रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, उसमें नेशनल्स की फीलिंग होनी चाहिए, लेकिन अपने डिसीजन मेकिंग में वो अपने सेंटिमेंट्स पे कंट्रोल रखें। तो जो अच्छा खेलेगी वो टीम जीत जाएगी। मैं यदि ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ क्रिकेट का, तो मैं प्रेडिक्ट नहीं करूँगा कौन सी टीम जीतेगी। हर टीम के पास इक्वल चांस होते हैं, कोई भी जीत सकती है। तो उसके बाद वो इतने खुश हुए कि मुझे लगा कि शायद अब मेरा इंटरव्यू हो गया है, ये अच्छा सा इंटरव्यू हुआ उसमें ज़्यादा। तो उसमें फिर एक मेंबर थे, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, उसमें बड़ा अच्छा मतलब एकदम से लगा। और उन्होंने खुद कहा कि एकदम से उन्होंने थैंक्स कहा मुझे कि थैंक यू फॉर दिस इलेक्ट्रीफाइंग इंटरव्यू, उन्होंने मेंबर से मुझे कहा। और मुझे इंटरव्यू में मुझे याद है कि 140 नंबर मुझे 200 में से मिले थे, जिसमें मैं सोच रहा था कि बड़ा नीरस जा रहा है इंटरव्यू, सडनली वो इलेक्ट्रीफाइड हुआ बाद में जाकर के।
तो हॉबी एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरव्यू के कॉलम में हॉबी जो है आप शुरू से तैयार करें। आप ये ना सोचें कि जब हमारा इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ हम तब तैयारी करेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि हाँ, खासतौर से वे जो कैंडिडेट्स, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का सिविल का भी रिजल्ट आएगा और दूसरे भी एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा, तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम सोचते हैं कि हम अब तैयारी करेंगे। मेरे ये एडवाइस है कि आप इंटरव्यू की तैयारी भी जब आप रिटन की तैयारी करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं सिविल सर्विस में 275, हमारे टाइम में 250 थे, और यूपी में जो 200 थे उस टाइम। तो जो इंटरव्यू का भी जो होता है स्कोर एक पेपर के इक्विवेलेंट होता है। इसका भी छोटा सा सिलेबस होता है। आपका सिलेबस क्या होता है इंटरव्यू का? एक तो पूरा बायोडाटा, कि सपोज आपने कोई एजुकेशन ली है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल से ली है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की नॉलेज आपको होनी चाहिए पूरी। आपका नाम, जैसे मुझसे एक बार इंटरव्यू में शैलेंद्र नाम है मेरा, तो शैलेंद्र डायनेस्टी के बारे में पूछ लिया था। आपके नाम का मतलब क्या है, आप जॉब में क्यों आना चाहते हो, आपके पास एक सॉलिड बैकग्राउंड आंसर होना चाहिए, और सबसे बड़े होता है साइको एप्टीट्यूड, और जो जॉब में है तो जॉब प्रोफाइल। मैं जॉब प्रोफाइल की इसलिए बात बताऊंगा कि मैं जयपुर में था, तो वहाँ पर एक हमारे साथी थे, वो राजस्थान तहसीलदार सर्विस में थे, और उनका जब इंटरव्यू आया स्टेट सर्विस के अंदर राजस्थान वाले में, तो इंटरव्यू के लिए मैंने उन्हें टिप्स दी थी। मैंने ये कहा कि आप जॉब प्रोफाइल तैयार कर लीजिए, और उनको मैंने ढाल मार्च जो होता है वहाँ पर एक होता है P1 P2, और जो म्यूटेशन का रजिस्टर होता है वो, जो क्योंकि मैं RTS रह चुका हूँ तो मुझे सारी नॉलेज थी उसकी, मैंने उनको फिर बताया इसका। और जयपुर में थे हम, तो मैंने कहा आप कहीं जा करके किसी तहसील में जा करके एक बार वो देख लीजिए। वो एक बार दोबारा से गए, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम में इतना परफेक्शन नहीं होता उसमें। असली चीज़ तो हमें जब हम फील्ड में काम करते हैं तो तब पता लगता है हमें हर चीज़ों का। तो वो प्रोबेशन पीरियड होता है वहाँ पे, उसमें हम सीखते हैं उसमें। तो फिर उन्हें जो है इंटरव्यू में उनसे पूछा, गिरदावरी के बारे में पूछा, सेंसस जो होता है, तो उन्होंने बताया कि रबी और खरीफ। तो उनको मैंने एक चीज़ बताई थी कि गिरदावरी जैसी चीज़ में आप फलदार वृक्षों की गिरदावरी जरूर बताना। तो उन्होंने ये बोला उसमें, और वो खुद बताते हैं कि जब उन्होंने बोला तो इंटरव्यू बोर्ड के ऊपर एक अलग सा वो था, फलदार वृक्षों की गिरदावरी, क्योंकि अक्सर ट्रेनिंग जो स्टूडेंट होता है इतना ज़्यादा नहीं बता पाता। तो उन्हें बहुत अच्छे नंबर मिले, और वो अब राजस्थान पुलिस सर्विसेज में जयपुर में पोस्टिंग है। उनका नाम सुभाष मिश्रा जी है, और बहुत अच्छे पर्सन है। वो पहले स्कूल कॉलेज में टीचर थे, उसके बाद मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ, तो फिर उनके तैयारी के टाइम मैंने उनसे डिस्कस किया, और वो बहुत अच्छा उन्हें गेन हुआ। तो मैं सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, मान लो डिग्री कॉलेज में की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट हमारे साथ भी हैं, उनको मैं तैयारी करा रहा हूँ। उनका टाइमिंग जो रात का होता है 8 से 10 बज जाते हैं रोज़ मुझे, तो लेकिन अच्छा लगता है, क्योंकि उनका सिलेबस वो है जो यूपीएससी और पीसीएस के लिए हमने पढ़ा है, तो उसमें मुझे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होता। और मुझे भी अच्छा लगता है कि पुराने दिन मुझे याद आते लगता है कि कैसे पढ़ते थे हम। और वही टॉपिक जो है फाइबर्स और मेडिसिनल प्लांट और सब चीज़ें मुझे आई एम एंजॉइंग। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो किसी तरह से न सोचें कि स्ट्रेन होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके पढ़ना। लेकिन एक चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप जो है इंटरव्यू की तैयारी भी अभी से शुरू कर लें, कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं, अब टाइम निकालिए, क्योंकि ज़्यादातर या तो रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर जॉब में है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता उनको। लेकिन क्योंकि आपके पास मोबाइल है, मैं आपको मोबाइल पे मटेरियल सेंड करता रहता हूँ, आप उसको जब भी टाइम मिले आप रिवाइज करते रहे, और सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी निकली है। लेकिन इंटरव्यू की तैयारी जो है, क्योंकि 30 नंबर आपके डिग्री कॉलेज में इंटरव्यू के होंगे, तो टोटल 230 में से 30 नंबर का साइजेबल स्कोर होता है। 30 नंबर इसके और 30 नंबर जीके के, 60 मार्क्स आपके पास ऐसे हैं कि जो आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, जिसमें से 30 नंबर आप इंटरव्यू के निकाल सकते हैं उसमें से, यदि सब्जेक्ट को अच्छी तरह जाएगा। तो हर एक टॉपिक आप इस तरह से तैयार करें कि आपका जो है क्लास यदि आपको दे दी जाए तो आप उसको कैसे वो करेंगे, नहीं आपको बाई चांस आज क्लास दे दी जाए तो आप कैसे पढ़ाएंगे उसको। और इंटरव्यू में आप कम से कम ये ट्राई करें कि बोर्ड पे जाने की तैयारी करें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं बोर्ड पे जाने से डरते हैं। यूनिवर्सिटी में सेमिनार होता था, वहाँ पर जा करके एक टीचिंग एप्टीट्यूड को एक्सप्रेस करने का जो बहुत अच्छा वो था, वहाँ पे टीचर्स बैठते थे, क्वेश्चनर होती थी, पूरी क्लास बैठती थी, तो बोलने की झिझक जो होते हैं वो आपके निकल जाती थी।
तो आप उस तरह से तैयारी करें। और मेरी तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। और आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से रखें। और जो मेरे साथ जो जुड़े हैं उनके साथ तो मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका है इसके, वो जानते भी हैं। और मेरी मार्कशीट के एक्चुअल में मैं कल परसों थोड़ा सा अपना वो पुराने कागज़ देख रहा था, तो उसमें मुझे मार्कशीट नज़र आई। तो उस मार्कशीट को मैं डिस्प्ले करूँगा, क्योंकि उसमें वो कंप्यूटराइज मार्कशीट हुआ करती थी पुराने टाइम की, तो काफ़ी उसके अंदर जो इंक है वो उड़ चुकी है, तो कुछ ही उसमें नज़र आ रहा है। तो मुझे याद आया कि अच्छा 140 मार्क्स मुझे मिले थे, और क्रिकेट का जो था वो था। और इंसिडेंटली आज 18 मार्च है, परसों 16 मार्च थी। मैं सोच रहा था कि मैं इसको करूँगा, तो मुझे मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन क्योंकि इस समय का जो टाइम होता है मेरे पास मेडिकल के स्टूडेंट का होता है, तो वो ज़्यादा थक गए थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आज जो है क्लास नहीं हो तो अच्छा है। मैंने कहा चलो मैं 2 दिन क्लास का ब्रेक करूँगा, क्योंकि अब उनका 1 अगस्त में है उनका नीट। और सुबह मैंने जीके की क्लास ली है, और अब मैं थोड़ी देर बाद फिर जो शाम को मेरा लगभग 6 to 10 का जो टाइम है वो नेट के लिए और जो डिग्री कॉलेज के लिए, तो उसके भी तैयारी करूँगा। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला और मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और एंजॉय करें लाइफ को, पढ़ते रहें, अपने टारगेट पे फोकस करें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। He used to have a range of shot for most types of deliveries, and he's making most of the running for India on his own. Oh, he's got him! Yes, he's got him. I'm sure he's out. This could be a vital wicket. It was very, very well done. He's asked for the replay. Well, everyone is having a look at the lights. The whole place has swung around. Let's have a look at it. I think you're right, Tony. I think Tendulkar knows he's in big trouble here. Wonderful, smart glove work by the wicketkeeper. He sets off for a single. Oh, it's gone. It's tight, but I think he's gone. I think Sachin Tendulkar knows it deep down. Yes, what the light, it'll go in a minute. They want another, have a look at it. Here it goes again. Let's have a look. Back comes his front foot. He goes forward and it's nicely picked up. Up it goes. The bails are off now and his bat's in the air. That is definitely out. India are going to be 98 for 2. They are. It's gone quiet, this stadium. An absolute hush. In the air, and he's got him. He's out caught and bowled. Is this the turning point? Mohammad Azharuddin going for a drive, and he's just chipped the ball straight back to the bowler. Dharamasindra struck. That is a big wicket for the little Sri Lankans. Oh, he's bowled him. He's bowled him round the legs. That's a magnificent delivery. It's pitched in the rough and turned a little bit, and it's hit the leg stump. And that is the end of Mandraker. He's been there for longest. 47 balls for his 25, and Jaya Surya is doing it here for the Sri Lankans. Yeah, fine, get down and whack it. Well, that's played away fine, and this should go all the way to the fence. The man at fine leg, short, made a despairing dive, couldn't stop it, and really a welcome boundary for India. Well, that was the stroke of a master batsman. We must be fair to him. All the time. They've called for it, Ravi, and really it was an incredible suicide mission. Well, Srinath whacks his bat, but I'm afraid he has only himself to blame. It wasn't his call, Ravi, was it? Certainly wasn't. It was the batsman's call. Srinath was in a hurry. He was sent back, but he had come down too far. He's bowled him round his legs again, the same way Manjrekar got out. Ajay Jadeja was never comfortable out there. Jayasuriya pitching this one up outside leg stump. Jadeja trying to sweep, missing it altogether and having his leg stump pegged back. It's 115 for 6. He swept that one away. This is going to be out caught. It's high in the air. It's coming down. Yes, he's got him. He's gone for the sweep shot. He's got a top edge. And the Sri Lankans have struck again.
Oh, he's got that in the air. This is going down the ground too. This could be out. There'll be a collision. He's got him. Yes, another one. Beautifully taken in the deep. That's a fantastic catch. That's Aravinda De Silva down there. He came charging in. One of his colleagues came towards him. It looked as if there was going to be a collision down there, but the Indians are committing suicide. One by one, they're hitting him in the air, and one by one, they're being toppled. I think it's poor on the crowd. They came expecting their heroes to win, and they feel that their heroes have let them down, but that happens in sport. To act like this is appalling. Well, they look to me as if they're coming off the ground. This is sensational stuff. This game is going to have to be awarded to the Sri Lankans. And I think that the match referee has said that's it. It seems to me that, judging by the reaction of the Sri Lankans, that the game is being awarded to the Sri Lankans. But where there's a bit of a risk, situations like this, then I don't think that he had any option whatsoever. The Indians are out there complaining. Campbell's complaining. But Clive Lloyd's making his position absolutely clear, and he said, look, if they can't behave themselves and we can't get on to this match, that's the end of that, and I'm awarding the match to the Sri Lankans. And it's been a long time since a match has been abandoned, and you can literally see the tears in the eyes of Vinod Kambli. He knew that he was only a step away from a World Cup final, but he'll have to live another day to see that occasion. What he can do now is to walk into the Sri Lankan dressing room, shake their hands and say, well done, you deserve to win.